इंडिया जो है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस को हमारे यहाँ एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन करके एक बॉडी है जो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है और उस बॉडी का मेजर काम होता है कि जो भी इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर होते हैं, जो वोटर लिस्ट तैयार होती है पूरे देश में, उसमें आपका नाम है कि नहीं है, वो काम देखना। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कंडक्ट करवाने का काम भी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि लोकतंत्र में हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और कई सारी पार्टी चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं, तो सबको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। किसी भी पार्टी को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि लोग जिसको चाहें उसको चुन सकें। और यदि कोई व्यक्ति बिना पॉलिटिकल पार्टी के इंडिपेंडेंटली भी खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो उसके लिए भी एक साफ मैदान होना चाहिए। ये सब काम इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे संविधान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज है, वरना हमारे प्रियम्बल में जो शब्द दिया हुआ है डेमोक्रेसी, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूम्बस्टोन पिलर है, जो अगर नहीं ठीक से काम करेगा तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सिंगल पार्टी रूल में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं, उनकी क्या सैलरी होगी, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनके क्या प्रावधान प्रोविजंस होंगे, उन सब की बात करते हुए सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2023। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं पॉलिटी के कई सारे मसलों के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, इंक्लूडिंग विमेन रिजर्वेशन, बिल्किस बानो जजमेंट, टेलीकम्युनिकेशंस बिल, भारतीय न्याय संहिता, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपको नीचे दी गई प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल्सो इन सब का पीडीएफ भी मैं आपको देता हूं, तो इधर जो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले कॉमेंट में पिंड है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करना ही है। यहाँ पे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या कि अभी तक जो हमारा एक पुराना कानून चलता आ रहा था, कौन सा कानून था मैं बताऊंगा, उस कानून के क्या प्रोविजंस थे, अचानक से उनको चेंज करने की क्या जरूरत हमारे को पड़ी, क्या जरूरत आई, फिर जो नया बिल आया 2023 वाला, उसके क्या प्रोविजंस थे, और ये जो नया बिल आया इसमें क्या प्रॉब्लम्स आज हम फेस करते हैं, इन सब मसलों के ऊपर हम बात करेंगे। इस बिल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन में आज की तारीख में 3 लोग हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल तक ये ऑफिस में रहेंगे, इसके अलावा कौन सी एज तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, ये सारी बातें एक कानून के अंदर लिखी गई हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये पूरा कानून का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 बोल लीजिए अभी के लिए, उतना सफिशिएंट है। पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस कानून के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये कानून बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता था और इसने काफ़ी सारे ग्रे एरियाज छोड़े हुए थे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर हमारे देश में बनना है, तो 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। आप जो है अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो लोकसभा में चुने जाने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की अलग अलग एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को लेकर दी हुई हैं। इवन गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी इस तरीके से क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी दी हुई है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। वहां पे दिया हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस मसले पे कानून पास कर सकता है। पार्लियामेंट ने जो 1991 का कानून पास करा, उसमें डिटेल से इस बारे में बात नहीं करी गई। तो अभी ये लगने लगा कि सरकार जो है किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बना रही है, भले ही उनमें मेरिट हो, उनमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को पता होना चाहिए कि एक मिनिमम सर्टेन क्राइटेरिया क्या है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। ऑल्सो इस पर्टिकुलर कानून में ना तो कोई कमेटी थी, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, और जितना भी अपॉइंटमेंट हो रहा था वो सरकार की मनमर्जी से होता था। मतलब कि जो भी अभी तक
इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति को जो सलाह देते थे, राष्ट्रपति को वो बात माननी पड़ती थी और उन्हीं लोगों को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ता था। तो आप समझिए यहाँ पे कि हमारे को ये चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, मतलब कि जो हमारे 3 लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर, 2 और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 लोग जो हैं, ये एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, इनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंकेज नहीं होनी चाहिए और बेसिकली ये एकदम न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन अगर हम इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस पुराने कानून के अंदर जो 1991 का कानून है, उसके अंदर इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर नजर डालें तो हमारे को दिखता है कि सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, वो सरकार प्रेसिडेंट को नाम नॉमिनेट करेगी, बताएगी और फिर प्रेसिडेंट उसी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम लग रही है कि कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, सरकार जिसको चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। मतलब कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, मैं आपको सिर्फ लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो इसको किसी भी पॉलिटिकल तरीके से जोड़ने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसको लगा कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने हैं, 2 साल में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो अभी ऐसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो अलग-अलग पोलिंग बूथ वगैरह पे हमारी थोड़ी मदद कर दे और चाहे वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो चाहे ना हो, क्योंकि कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट तो लिखी नहीं है, किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं, हमारा काम करवा दे बस वो। इस तरीके से देश की डेमोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन की जा सकती है। तो ये पुराना कानून जो था, हमारे को ऐसा लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई जिसे कहते हैं अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति एक पैनल द्वारा होनी चाहिए। मतलब कि ये जो आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर इतना सारा डिपेंड कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज गलत है। पुराने कानून में जो बात दी गई है, ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जाती है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती है और ये नहीं होना चाहिए। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो मेंस और प्रीलिम्स में सब्जेक्टिव स्टेटमेंट में भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ आर्टिकल 14 कि कानून के आगे सब बराबर हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर मान लीजिए ये वाला प्रोसेस चलता रहा जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रही है प्रेसिडेंट को बोल के, तो कोई ऐसा समय आ जाएगा जब वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने लगेंगे, एक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बाकी पार्टीज को, क्योंकि हमारा तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाकी पार्टीज को जो है डाउनग्रेड करेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उनको बराबरी से ट्रीट नहीं किया जाता अगर, तो ये इक्वालिटी का उल्लंघन है। दिस इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिसको एक ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, न्यूट्रल और ऑटोनॉमस बॉडी माना जाता है, उसको न्यूट्रलिटी से काम करने के लिए ये प्रोसेस को हमारे को बदलना होगा, ऐसा अनूप बरनवाल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला कि अब से जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, वो एक पैनल द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और उस पैनल में देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 3 लोगों का एक पैनल बनेगा। ये पैनल राष्ट्रपति को नाम सजेस्ट करेगा और राष्ट्रपति को इस पैनल के एड और एडवाइस पे इन 3 लोगों की नियुक्ति करनी होगी। मतलब कि 1991 के इस प्रोविजन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 14 के खिलाफ जा सकता है, अनुच्छेद 14 के खिलाफ जा सकता है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जा सकता है, प्रियम्बल के खिलाफ जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकता है। इसलिए हम इस प्रोसेस को बदल रहे हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लाने के लिए ये 3 मेंबर का पैनल क्रिएट करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पैनल के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि आप समझिए यहां पे 3 लोग हैं। प्रधानमंत्री जो कि एग्जीक्यूटिव से आते हैं, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, बेसिकली ये सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी की बात हो रही है, वैसे तो रूलिंग पार्टी सबसे बड़ी होती है, उसके नेता तो प्रधानमंत्री हो ही गए। यहां पे जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी की बात हो रही है वो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी की बात हो रही है। उसके नेता मतलब कि लेजिस्लेचर का एक हिस्सा आ गया, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव, ऑपोजिशन के नेता लोकसभा से लेजिस्लेचर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी। हमारे तीनों पिलर्स के टॉप लोग यहां पे आके इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर नियुक्ति करते हैं
तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बनेगा। तो पुराने सिस्टम से अगर कंपेयर करें, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव नियुक्ति कर रहा था ये ट्रांसपेरेंट नहीं था और इस पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो रहा था। ऐसे में चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल की नियुक्ति करी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अभी क्योंकि ये 1991 का कानून पुराना हो गया इसलिए हम ये पैनल सजेस्ट कर रहे हैं। वैसे ये पैनल बनाने का काम पार्लियामेंट का है कानून द्वारा, तो जिस दिन पार्लियामेंट नया कानून ले आएगा उस दिन ये पैनल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये काम लेजिस्लेचर का काम है, अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुराना कानून सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंड नहीं करा है। सिमिलरली एक और लैंडमार्क जजमेंट आती है, दैट इज टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। यहां से अभी अगेन मेंस के और प्रीलिम्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकलेंगे। क्या इस स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाहर से कोई भी रूलिंग पार्टी का प्रेशर नहीं आना चाहिए एंड इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव द्वारा नहीं चुनी जानी चाहिए। बेसिकली जो ऊपर अनूप बरनवाल में बात बोली गई वही सेम बात यहां पे टीएन सेशन में बोली गई। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम बाकी बॉडीज को इलेक्शन कमीशन के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गए, विजिलेंस कमीशन हो गया, इवन आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी अगर लेते हैं, फाइनेंस कमीशन और ये सब, उन सबसे ऊपर और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उसका काम ऐसा है, उसका रोल ऐसा है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं हुई तो देश में डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। तो जब बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कंपैरिजन की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन इन सबसे एक पायदान ऊपर है और इसलिए ये बॉडी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हमारे को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है पुराने कानून में। इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स भी खोल के देखें तो वहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था कि अगर हम चुनाव को फ्री और फेयर चाहते हैं, अनबायस्ड और न्यूट्रल चाहते हैं, तो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया रूलिंग पार्टी और सरकार के हाथों से बाहर होनी चाहिए। तो अब आप खुद समझिए कि टीएन सेशन, अनूप बरनवाल और बाबा साहेब अम्बेडकर, इन तीनों बातों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे को दिखता है कि ये तीनों बातें एक तरफ हैं और ये 1991 का कानून एक तरफ है। क्योंकि इस 1991 के कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव के हाथ में, वेराज जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों ही इस प्रक्रिया के खिलाफ थे। तो सवाल उठता है कि 2023 में सरकार जो नया बिल लेके आई, क्या इस बिल में कुछ सुधार किया गया, क्या ट्रांसपेरेंसी लाई गई, प्रोविजंस क्या हैं और इस कानून में क्या सरकार नया कर रही है। एक एक करके इस कानून के प्रोविजन समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। पॉलिटी, आईआर और सीसैट के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। प्रीलिम्स तक आपकी पॉलिटी, आईआर, सीसैट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा। साथ में इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसे एक बार ही जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो जो अपना नया बिल है उसके प्रोविजंस एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुराने और नए बिल का नाम क्या है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नाम है और एस्पिरेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम में कई बार बिल का नाम दे देगा और कहेगा बताओ इसके क्या इंप्लीकेशन है डेमोक्रेसी के ऊपर, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्या नाम आ गया। पुराने वाला बिल 1991 का जो बिल है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। यह है पुराना कानून। नया कानून क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये जो नया बिल आया है ये पुराने बिल को रिपील करता है। मतलब कि नया बिल कहता है कि पुराने वाला बिल जो है अब एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि वो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था जहां पे प्रधानमंत्री और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को एड और एडवाइस कर रहे थे इनको अपॉइंट करने के लिए, ये काम तो अब नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ये बोलता है कि हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारे देश में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो नहीं लिखा हुआ। ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि वो कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रखना चाहते हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर डिसाइड करा हुआ है कि हमारे देश में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो हमारी जो टोटल इलेक्शन कमीशन है वो 3 लोगों की हो गई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देके
बिना बिल पास करे, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, इलेक्शन कमिश्नर्स के नंबर को इंक्रीज कर सकती है। नाउ इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है आर्टिकल 324 कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, प्रेसिडेंट तो पहले भी कर रहे थे। यहां पे लिखा है कि प्रेसिडेंट करेंगे कैसे, जैसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून बोलेगा। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट को ये ड्यूटी दी गई है कि आप कानून पास करिए कि राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस प्रकार से अपॉइंट करेंगे। 1991 में कानून पास करा गया जहां पे बोला गया कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे होगा। अभी जो कानून पास किया गया उसमें प्रोसेस को चेंज किया गया है। तो अब कुल मिला के आर्टिकल 324 और 2023 का कानून इन्हें कनेक्ट कर दें तो क्या बनता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। इन तीनों लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो करेंगे तो प्रेसिडेंट ही। कैसे, जैसे 2023 के बिल में लिखा हुआ है। 2023 के बिल में लिखा हुआ है कि अब एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसे हम कहेंगे सिलेक्शन कमेटी। ये सिलेक्शन कमेटी का काम होगा इन तीन लोगों को, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो है सिलेक्शन करना। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, बिल्कुल वही। इस सिलेक्शन कमेटी में तीन लोग होंगे, प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी के नेता और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि तीन लोगों का पैनल बनना चाहिए जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सरकार ने वो बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से एक बिल पास करा जिसमें उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका पार्ट नहीं बनाएंगे बल्कि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इसका पार्ट बनाएंगे। तो आप समझिए कि यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल की बात करी थी उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों पिलर से लोग आ रहे थे। वेराज सरकार ने जो ये नया पैनल बनाया है इसमें दो लोग आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव से, प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर, और एक आ रहे हैं लेजिस्लेचर से, दैट इज सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के नेता। तो यहां पे हल्का सा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई है। आप ये तर्क भी दे सकते हो यहाँ पे कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो भी तो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं कॉलेजियम के माध्यम से, वहां पे भी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। तो ये एक काउंटर तर्क दिया जा सकता है कि जितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा जुडिशरी है जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, और दोनों ही शब्द जस्टिस और डेमोक्रेसी हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं। ऑल्सो ये तीन लोगों का सिलेक्शन कमेटी बनेगा। इस बिल के अंदर एक लाइन लिख दी गई है कि अगर इन तीन लोगों में से कोई भी एब्सेंट है या इस तीन लोगों के पैनल में कोई भी वैकेंसी है, मान लीजिए मीटिंग बुलाई, ऑपोजिशन के नेता कहते हैं मैं सरकार से नाराज हूं, मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, या ऐसा कुछ होता है अगर, तो भी सिलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमेटी जिसको फाइनल करेगी वो नाम माना जाएगा। उस नाम को आप इस तर्क पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि सिलेक्शन कमेटी में ऑपोजिशन के नेता नहीं आए थे या उसमें कोई एब्सेंट था या उसमें कोई वेकेंट था, नहीं। तो सिलेक्शन कमेटी की जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें भले ही एक व्यक्ति आए, दो आए या तीनों आए, जो निर्णय ले लिया जाएगा वही माना जाएगा, भले उसमें कोई वैकेंसी क्यों ना हो। अब एक पैनल आता है सर्च पैनल। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो था सिलेक्शन पैनल जो फाइनल निर्णय लेगा और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। तो अब आर्टिकल 324 के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ये वाली सिलेक्शन कमेटी। इसके अलावा इस बिल के अंदर एक सर्च पैनल भी बनाया गया। वो सर्च पैनल क्या है, जो सिलेक्शन पैनल को नाम ढूंढ ढूंढ के देगा। अभी ये तीन लोग इतने बड़े लोग, बिजी लोग हैं, इनके पास समय तो है नहीं, ये कहाँ जाके ढूंढेंगे लोगों को कि किसको इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो इन्होंने कहा कि हम एक सर्च पैनल बना देते हैं जो हमारे सामने नामों की लिस्ट ला के रखेगा। ये सर्च पैनल में कौन होगा, इस सर्च पैनल में तीन लोग होंगे, एक कैबिनेट सेक्रेटरी और दो ऐसे लोग जो सेक्रेटरी लेवल के होंगे सरकार में और उनको इलेक्शंस का एक्सपीरियंस होगा। ये जो सर्च पैनल है सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से सेक्रेटरी इसमें होंगे। ये सर्च पैनल जो है 5 नामों की लिस्ट इस सिलेक्शन पैनल को देगा। तो सिलेक्शन कमेटी के आगे सर्च पैनल से 5 लोगों का नाम आएगा और उन 5 लोगों में से ये सिलेक्शन कमेटी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी पावर अपने हाथ में रखने के लिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी पावर बनाए रखने के लिए क्या बोला कि अगर सर्च पैनल का कोई नाम हमारे को पसंद नहीं आता तो हम
इन 5 नामों से बाउंड नहीं है, हम इनके रिकमेंडेशंस से बाउंड नहीं है। दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ओवर अस। हम अगर चाहें तो इन 5 के बाहर से भी किसी और को लाके इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। तो सर्च पैनल की पावर्स को इस तरीके से यहाँ पे डाइल्यूट किया गया कि उनके द्वारा दिए गए 5 नाम कंपल्सरी नहीं है, अगर वो पसंद नहीं आ रहे तो आप कोई दूसरे नाम भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि जो 1991 का कानून था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी क्वालिफिकेशंस नहीं लिखी हुई थी। जैसे राष्ट्रपति की, गवर्नर की, वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं और ना ही उस कानून में दी गई थी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि वो ही व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं जो भारत सरकार के कभी ना कभी सेक्रेटरी रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इस तरीके से। साथ में 2 कंडीशंस और लिखी गई। एक, उनको इलेक्शंस मैनेज करने का कोई एक्सपर्टीज होना चाहिए और दूसरा, उनमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये एक्सपर्टीज और ये इंटीग्रिटी बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं। एक्सपर्टीज आप कैसे टेस्ट करोगे? आपको यूपीएससी का रिटन एग्जाम तो ले नहीं रहे। सरकार के नजरिए में जो लग रहा है कि हाँ ये एक्सपर्ट है, भले ही उसने कुछ काम ना किया हो लेकिन उसने ऐसी चमक बना रखी है अपनी कि देखो देखो साहब साहब मैं तो बहुत अच्छा इलेक्शन मैनेजर हूँ, इलेक्शन कलेक्टर हूँ, ये सब। तो सरकार कहेगी हाँ देखो ये तो हमारी बड़ी अच्छी चापलूसी करता है, इसको अपॉइंट कर लो। दूसरा, इंटीग्रिटी। अभी आपको पता है कि इंटेग्रिटी कोई ऐसा टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट नहीं होगा कि वो वायर लगा के देखेंगे लाइट डिटेक्टर में, बताओ बताओ तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ये सब तो होगा नहीं। तो इंटीग्रिटी आप कैसे नापोगे? इसका कोई पैमाना नहीं है। बट बिल में लिखने के लिए लिख दिया गया है कि ठीक है, जिसमें इंटीग्रिटी होगी और जो एक्सपर्ट होगा उसी को ही, सेक्रेटरी लेवल व्यक्ति को ये हम पोजीशन देंगे। इसके अलावा ये बोला गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहले वाले कानून में जो 1991 वाला कानून था उसमें ये बोला गया था कि इनकी जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगी, कि जो सुप्रीम कोर्ट जज को तनख्वाह मिलती है, मॉल्यूमेंट मिलते हैं, पेंशन मिलती है, वही सेम इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगी। अब इस नए कानून में बोला गया कि नहीं, इनकी जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट जज जितनी नहीं होगी, अब इनकी सैलरी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी होगी। वैसे अमाउंट में देखा जाए तो सैलरी सेम है, लेकिन फर्क ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी है वो पार्लियामेंट कानून द्वारा पास करता है, पार्लियामेंट कानून पास करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी डिसाइड होती है। वेरास कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है वो केंद्र सरकार खुद से तय करती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि पहले इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो सैलरी मिल रही थी जो पार्लियामेंट पास करता, क्योंकि जजेस के बराबर सैलरी थी। अब वो सैलरी मिलेगी जो सरकार खुद से तय करेगी। ऐसे में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम होती है। क्यों? पहले इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेबाक तरीके से एकदम जोशीले अंदाज में कोई भी निर्णय ले सकते थे। उन्हें पता था कि सरकार हमारी सैलरी वगैरह कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अब क्या हो गया कि अगर इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकार के खिलाफ जाके कुछ करते हैं तो उनके मन में डर रहेगा कि सरकार के हाथ में हमारी सैलरी की पावर है, तो ये कभी भी हमारे पैसे ना काट लें, तनख्वाह ना काट लें। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है थोड़ी सी यहाँ पे कम होती है बिकॉज ऑफ दिस सैलरी प्रोविजन। ऑल्सो जो इनका टेन्योर है कि ये कितने साल तक ऑफिस में रहेंगे, तो ये पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, कानून के अंदर दिया हुआ है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एस्पिरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये जो 2 चीजें मैंने बताई कि एक इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक या 65 ईयर्स ऑफ एज तक ऑफिस में रहते हैं, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वहां पे क्या पूछ रहा है। 2 तरीके से प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। एक, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एज लिमिट और टेन्योर लिमिट फॉर इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द एज लिमिट और द टर्म लिमिट फॉर इलेक्शन कमिश्नर। तो आप कहोगे कि पहले वाले केस में 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि कानून में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइंड, संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, उसने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ रखा है कि पार्लियामेंट एक चीजें डिसाइड करे। तो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 6 साल तक ऑफिस में रहेंगे या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक, जो भी पहले हो जाए। यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली बिल के अंदर डाली गई, वो ये कि सपोज करिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर हो गए, अब सरकार ने बोला कि इनमें से ही किसी एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। इनकी सर्विस को 3 साल ऑलरेडी हो गए थे सपोज करिए। तो अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे ये पूरे 6 साल के लिए नहीं बनेंगे,
ये सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 3 साल के लिए बनेंगे। मतलब सरकार ने बोला कि अगर हम बीच में किसी व्यक्ति को प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, तो उसको दोबारा से 6 साल पूरे नहीं देंगे। उसका जो पूरा टेन्योर है, उसका जो पूरा पीरियड है, मिला के वो 6 साल होगा। भले ही वो 3 साल इलेक्शन कमिश्नर रहे, 3 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, 6 के 6 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, 6 के 6 साल इलेक्शन कमिश्नर रहे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम टोटल 6 ईयर का पीरियड देखेंगे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक बार उनके 6 साल या 65 ईयर्स पूरे हो गए, अब उनको दोबारा से इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑल्सो ये जो इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 के अंदर, यहाँ पे आपको पता है कि 3 लोग हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जितने भी ये डिसीजंस लेंगे, ये मेजॉरिटी से लेंगे, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वीटो पावर नहीं है। जो भी सहमति आएगी वो 2:1 से या 3:0 से आएगी, कि जो मेजॉरिटी बोलेगी वही करना होगा। तो मानिए ऐसा कोई सिनारियो आता है जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स बोल रहे हैं वो माना जाएगा, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी हो गई। तो ऐसे में जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी। नाउ बात आती है रिमूवल की। हमने कंडीशंस देख ली, एलिजिबिलिटी देख ली, सैलरी देख ली, एज लिमिट देख ली, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात आती है रिमूवल की, कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे ना ये जितने भी प्रोविजंस हैं, यहाँ पे एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। कुछ चीजें आर्टिकल 324 में रैंडमली दे दी, कुछ चीजें बिल के अंदर रैंडमली दे दी। एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में है, कि मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट बातें जो है संविधान के अंदर ही दी हुई हैं। तो ऐसे में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है और क्या कानून में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 324 ये बोलता है कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो आप बिल्कुल वैसे ही हटाएंगे जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए हमारे को प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों की जरूरत होती है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट से हमारे को प्रस्ताव पास करवाना होता है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग दोनों प्रस्ताव पास करते हैं। दैट शुड बी पास्ड बाय majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the member present and voting। सेम सेशन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को ये प्रस्ताव पास करवाना होता है और उसके बाद ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज हट जाते हैं। सेम प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस अलग है। वहां पे आपको पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो सिंपली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो राष्ट्रपति को एड और एडवाइस देंगे कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इन्हें आप हटा दीजिए, और राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एड और एडवाइस पे उन इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेटस में सेम है, सैलरी उनकी कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी है, एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी भी सेम है। सिर्फ एक चीज अलग है, वो है रिमूवल का प्रोसेस। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे बात, कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है इन तीनों लोगों में, और वो है रिमूवल का प्रोसेस। ऑल्सो ये कानून ये भी बोलता है कि अगर कोई भी प्रोविजन इस बिल के अंदर नहीं है, किसी मसले पे बिल साइलेंट है, मान लीजिए 2023 का जो बिल पास किया गया इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके, अगर इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ, तो राष्ट्रपति यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वो कंडीशंस बना सकते हैं, वो रूल्स बना सकते हैं। तो अगर कोई चीज मिसिंग है या कोई रूल मिसिंग है, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है रूल बना सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साथ में इस बिल में ये लिखा हुआ है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। तो हमने देखा कि पुराने बिल के क्या प्रोविजंस थे, इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत थी, नया प्रोविजन क्या है बिल में। अब समझते हैं कि इस बिल में क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं, तो आप क्लियरली इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि अभी तक जो हमने प्रोविजंस देखे, उनमें हमारे को क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी कौन से वाली? वही प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन पार्टी के नेता और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर।
प्रॉब्लम मैंने आपको उसी टाइम समझा दी थी। यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि यहाँ पे एक तो जुडिशरी के मेंबर मिसिंग है, तो क्लियरली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। साथ में इस पर्टिकुलर पैनल में सरकार की मेजोरिटी है कि प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर दोनों ही सरकार का पार्ट है। तो ऐसे में सिलेक्शन कमेटी अगर मेजोरिटी से कोई निर्णय लेती भी है तो उसमें तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। यूनियन कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री का अलग ओपिनियन तो होने से रहा। दूसरा सवाल उठता है कि इस बिल के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर सिलेक्शन पैनल में कोई वैकेंसी है, कोई मिसिंग है, तो भी सिलेक्शन पैनल अपना डिसीजन प्रेसिडेंट को बता सकता है और प्रेसिडेंट को सिलेक्शन पैनल की बात माननी पड़ेगी। ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो उस समय पे लोकसभा में ऑपोजिशन के जो सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं वो भी नहीं होंगे क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व है। तो अब बचा कौन? प्रधानमंत्री और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये दोनों ही सिलेक्शन पैनल में बचे और ये अपने आप डिसीजन सुना के राष्ट्रपति को बोल देंगे कि आप इनको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है इस क्लॉज के मिसयूज होने की कि हो सकता है लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। तीसरा है कि जो सर्च पैनल है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके पास कोई रियल पावर नहीं है। भले ही वो 5 नाम आपको ढूंढ के दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको 5 नाम पसंद नहीं आ रहे, तो आप उसके बाहर भी दूसरे नामों को कंसिडर कर सकते हैं। साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो कम की गई। मैंने आपको बताया कि पहले उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज जितनी होती थी और सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है बाय लॉ, लेकिन अब उनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी हो जाएगी जो कि सरकार खुद तय करती है। तो ऐसे में इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी जो है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। अब यहाँ पे एक चीज बोली गई क्वालिफिकेशन में कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ वो व्यक्ति बन सकते हैं जो सरकार के सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब कि आप अगर सेक्रेटरीज का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मोस्टली सेक्रेटरीज जो बनते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। वेराज हमारे यूपीएससी एग्जाम के थ्रू या ग्रेड ए में और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। ऐसे में उन करियर सर्विसेज में जो लोग हैं, ग्रुप ए सर्विसेज में जो लोग हैं, उनको कभी भी यहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में आपने आईएएस की जो पावर है उसको और ज्यादा मजबूत करने की यहां पे कोशिश करी है कि जो इंडियन रेलवे सर्विस, पोस्टल कम्युनिकेशन, डिफेंस सर्विसेज हैं, वहां से कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, या बनेगा भी तो बहुत मुश्किल से बनेगा क्योंकि मोस्टली सेक्रेटरीज जो बनते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स ही बनते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक क्लॉज है विद रिस्पेक्ट टू अदर सर्विसेज। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात समझें जो हमने अनूप बरनवाल केस में देखी, उसी से मिलती जुलती एक बात है जो गोस्वामी कमेटी ने करी थी 1990 में, 1990 में। उन्होंने ये बोला था कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका अपॉइंटमेंट एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और उसमें एग्जीक्यूटिव का जरूरत से ज्यादा हैवी हैंड नहीं होना चाहिए। साथ में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का अपना अलग सेक्रेटेरिएट होता है जहां पे उनका पूरा कामकाज होता है रोज का, वैसे ही इलेक्शन कमीशन क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनका भी अलग से एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जहां पे सारा काम अपना कर सके। ऑल्सो टीएन सेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इस जजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक बार हमारे को दोबारा जरूरत है। क्या हमने देखा कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सारी चीजें सेम है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, पावर्स, डिसीजन मेकिंग सब सेम है। सिर्फ एक चीज अलग है, रिमूवल का प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन केस में बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स के बॉस नहीं है, उनके मालिक नहीं है, उनके ऊपर नहीं है, ये तीनों लोग बराबर है। सिर्फ डेजिग्नेशन का नाम अलग है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे काम नहीं करते, बराबरी पे काम करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार इतना लैंडमार्क बिल लेके आई रही थी 2023 में, तो क्यों ना लगे हाथ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनका जो रिमूवल प्रोसेस है उसे भी सेम कर दिया जाता, जिससे कि इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाया जाए और उसमें भी पार्लियामेंट के चेक्स एंड बैलेंसेस लाए जाएं जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। तो ये सारे के सारे मसले थे इस बिल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे।